हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अजय पांडे लेक्चर्स। आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स में जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है प्रतिरोधों का संयोजन। हम लोगों ने प्रतिरोध के बारे में पढ़ा है, हम लोगों ने प्रतिरोध के बारे में पढ़ लिया है और आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है प्रतिरोधों का संयोजन। अब यहाँ सबसे बड़ी बात आती है कि प्रतिरोधों के संयोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, हमको क्यों आखिर प्रतिरोधों को संयोजित करना पड़ता है। संयोजन मतलब होता है जोड़ना, मतलब कि प्रतिरोधों को जोड़ने की आवश्यकता क्या होती है। जैसे मान लीजिए किसी चालक तार में विद्युत धारा मान लीजिए कि एक फ्लो में बह रहा है, तो आखिर हमको क्या ज़रूरत पड़ती है कि हम उस धारा प्रवाह, जिस तार में विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है उसमें प्रतिरोध हम क्यों जोड़ते हैं, या प्रतिरोधों को आपस में ही क्यों जोड़ते हैं। कभी कभी हम एक ही प्रतिरोध से काम चला लेते हैं, कभी कभी 2 प्रतिरोध जोड़ना पड़ता है, कभी कभी 3 प्रतिरोध जोड़ना पड़ता है। तो आखिर मूल यहाँ पर प्रश्न यह है कि हम प्रतिरोधों को जोड़ते क्यों हैं, प्रतिरोधों को संयोजित क्यों करते हैं। तो आइए इस टॉपिक को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे लास्ट तक देखिए, अच्छा लगे समझ में आए तो लाइक करके जाइएगा। तो इस टॉपिक को आइए शुरू करते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग प्रतिरोध को इस प्रकार के सिंबल से दिखाते हैं। अब प्रतिरोध को जोड़ने की क्या आवश्यकता होती है, तो प्रतिरोध का अगर हम मतलब आपको समझा दें कि प्रतिरोध का मतलब होता क्या है, तो प्रतिरोध का मतलब होता है रुकावट या अवरोध। प्रतिरोध वह है जो विद्युत धारा के प्रवाह में रुकावट उत्पन्न करता है। यदि मान लीजिए किसी चालक तार में विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है और उस धारा प्रवाह में यदि किसी प्रकार की रुकावट उत्पन्न हो रही है, तो उस रुकावट, वह जो रुकावट है वो किसके कारण उत्पन्न होता है, तो प्रतिरोध के कारण उत्पन्न होता है। तो प्रतिरोध का मतलब कि विद्युत धारा के प्रवाह में क्या है, एक रुकावट है। अब हमको विद्युत धारा के प्रवाह में अगर हमको आवश्यक है कि हमको उसमें रुकावट उत्पन्न करना है, मान लीजिए कि हम कहीं पर विद्युत धारा का प्रवाह करा रहे हैं और हमको उसमें रुकावट उत्पन्न करना है, तो हम वहाँ पर उसमें क्या करते हैं, प्रतिरोध का उपयोग करते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि प्रतिरोधों को जोड़ते क्यों हैं, प्रतिरोधों को हमको जोड़ने की क्या आवश्यकता होती है। तो अगर प्रतिरोधों के संयोजन और जोड़ने की बात करें, तो जैसे मान लीजिए कि ये कोई चालक तार है, नॉर्मली कोई चालक तार है AB, ठीक। चलिए यहाँ पर हम, चूँकि आप जानते हैं कि चालक तार में जैसे 2 फेस होता है, एक फेस एक न्यूट्रल, 2 वायर होता है। तो मान लीजिए कि AB आपका तार है और इसमें से इधर से आपका विद्युत स्रोत है, विद्युत स्रोत। विद्युत स्रोत का मतलब कि विद्युत हम जहाँ से दे रहे हैं, बैटरी हो सकता है या जनरेटर हो सकता है या कोई भी सोर्स हो, सोलर हो, कहीं से भी हो, हम विद्युत दे रहे हैं। और इधर एक हम कोई उपकरण यूज कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर कोई एक उपकरण यूज कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि पंखा है, एक वैद्युत उपकरण पंखा हम यूज कर रहे हैं। ये यहाँ से करंट जा रहा है, पंखा आराम से चल रहा है। और मान लीजिए कि इसमें जो धारा बह रहा है, अगर वो पंखे के लिए, पंखे की जो कैपेसिटी है, पंखे की जो क्षमता है, उससे अगर अधिक इसमें धारा प्रवाहित कर दिया तो पंखा का मोटर जल जाएगा, पंखा खराब हो जाएगा। तो हम आखिर क्या करें कि इसमें धारा का मान क्या हो जाए, थोड़ा सा कंट्रोल हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें एक प्रतिरोध यहाँ पर कहीं जोड़ देंगे, यहाँ पर एक प्रतिरोध लगा देंगे और प्रतिरोध क्या करेगा, प्रतिरोध धारा में रुकावट उत्पन्न करेगा और जब रुकावट उत्पन्न करेगा तो यहाँ पर धारा का मान कम होकर पहुँचेगा और इस तरह पंखा ये मतलब सुरक्षित रहेगा। तो कुल मिला के यहाँ पर इस चालक तार का देखिए अपना कुछ प्रतिरोध होता है, चालक तार का सेल्फ अपना कुछ ना कुछ प्रतिरोध है।
वो धारा को रोक रहा है, मतलब धारा में कुछ रुकावट उत्पन्न कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी इसमें अत्यधिक मात्रा में धारा जा रहा है, जो पंखे के लिए क्या है, हानिकारक है। तो हम क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा और प्रतिरोध बढ़ा देते हैं, जो विद्युत धारा को में और ज़्यादा थोड़ा सा अवरोध उत्पन्न करे, और यहाँ पर पहुँचते पहुँचते धारा का मान क्या हो जाता है, कुछ कम हो जाता है। तो इस प्रकार पंखा आपका सुरक्षित रहता है। तो कुल मिला के यदि किसी चालक तार में प्रतिरोध का मान बढ़ाना होता है या घटाना होता है, यहाँ पर जो हम उदाहरण दिए हैं, यहाँ पर हम प्रतिरोध बढ़ा रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जो सीलिंग फैन होता है तो बोर्ड में एक स्विच लगा होता है, ये टर्न घुमाने वाला वॉल्यूम जैसा स्विच होता है। उस स्विच करता क्या है, कभी कि उसको हम बढ़ाते हैं तो पंखा खुद तेज चलने लगता है, कम करते हैं तो पंखा धीरे धीरे हो जाता है। ताकि उस स्विच में है क्या, जो रोटेट कर रहा है, घूम रहा है, उस स्विच में क्या होता है, तो स्विच में प्रतिरोध होता है। जब उसको घुमाते हैं तो प्रतिरोध का मान घटता है, प्रतिरोध का मान घटता है तो धारा में रुकावट नहीं उत्पन्न होता है या कम होता है, जिससे धारा का मान बढ़ जाता है, और धारा का मान बढ़ता है तो पंखा तेजी से चलने लगता है। और जब उसको हम ऑफ करते हैं, मतलब एक दूसरे तरफ घुमाते हैं, तो उससे धारा का मान बढ़ता है, और जब धारा का मान बढ़ता है तो उस चालक तार में विद्युत धारा का जो प्रवाह है उसमें रुकावट उत्पन्न होता है, और जो रुकावट उत्पन्न होता है तो धारा का मान कम हो जाता है, जिससे पंखे का स्पीड क्या होता है, कम हो जाता है। तो बेसिकली हम पंखे का जो स्विच होता है, ये घुमाने वाला, रोटेट करने वाला, उसमें वो प्रतिरोध का ही कमाल है। प्रतिरोध का मान जब हम बढ़ा देते हैं तो पंखे का स्पीड स्लो हो जाता है, प्रतिरोध का मान कम कर देते हैं तो पंखे का स्पीड क्या होता है, बढ़ जाता है। तो बेसिकली हम लोग जो प्रतिरोध है, तो प्रतिरोध का उपयोग कब करते हैं, तो यदि किसी चालक तार में या किसी वैद्युत उपकरण में जो जाने वाली धारा है, उस धारा का मान घटाना हो या बढ़ाना हो, तो वहाँ पर हम प्रतिरोध का उपयोग करते हैं। तो सीधे सीधे हम ये भी कह सकते हैं कि यदि किसी चालक तार का प्रतिरोध घटाना हो या बढ़ाना हो, तो हम अपनी आवश्यकता अनुसार प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए किसी भी चालक तार में या किसी भी वैद्युत उपकरण में हमको यदि अपनी आवश्यकता अनुसार प्रतिरोध चाहिए, तो उस आवश्यकता अनुसार प्रतिरोध को प्राप्त करने के लिए प्रतिरोध को जोड़ा जाता है। तो एक सीधे सीधे हम आपसे बात कर दें कि किसी भी चालक तार में अपनी आवश्यकता अनुसार प्रतिरोध का मान बनाए रखना है, या बनाए रखने के लिए हम क्या करते हैं, प्रतिरोधों का संयोजन करते हैं, प्रतिरोधों को जोड़ते हैं। अगर हम प्रतिरोधों के संयोजन की बात करें कि अच्छा, आप लोग ये तो जान रहे कि प्रतिरोधों को जोड़ा क्यों जाता है। कभी कभी हमको प्रतिरोध का मान घटाना होता है, कभी कभी बढ़ाना भी होता है। तो जब हमको प्रतिरोध का मान घटाना या बढ़ाना होता है तो उसके हिसाब से हम प्रतिरोधों का संयोजन करते हैं। जैसे मान लीजिए कि कहीं पर प्रतिरोध की कम आवश्यकता होती है, कहीं पर प्रतिरोध की ज़्यादा आवश्यकता होती है, और जो चालक तार का प्रतिरोध है वो तो आपका निश्चित है, क्योंकि मान लीजिए कि कोई भी विद्युत उपकरण है, तो उस विद्युत उपकरण को आप एक तार के द्वारा जोड़ेंगे चलाने के लिए, यूज करने के लिए, तो उस तार का जो प्रतिरोध होता है वो तो निश्चित होता है। अब उस प्रतिरोध का मान हमको घटाना है या बढ़ाना है, तो वहाँ पर अब एक्स्ट्रा आपको प्रतिरोध जोड़ना पड़ेगा। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि जब भी किसी विद्युत परिपथ में हमको अपनी आवश्यकता अनुसार प्रतिरोध को घटाना होता है या बढ़ाना होता है, तो वहाँ पर हम प्रतिरोधों का संयोजन करते हैं। और प्रतिरोधों का जो संयोजन होता है वो मुख्य रूप से तो दो प्रकार से होता है, लेकिन थोड़ा सा विस्तार पूर्वक अगर हम जानें, थोड़ा इस गहन अध्ययन करें, तो 3 होता है, लेकिन मुख्य 2 ही होता है। मतलब प्रतिरोधों का संयोजन वैसे 3 प्रकार से होता है, लेकिन जो मुख्य है वो सिर्फ 2 ही है। हम नाम लिख दे रहे हैं यहाँ पर। जो प्रतिरोधों का संयोजन है वो मुख्य रूप से देखिए, पहला है श्रेणी क्रम संयोजन, दूसरा है समांतर क्रम संयोजन, तीसरा है मिश्रित क्रम संयोजन। तो यहाँ पर हम लोगों ने यह देखा कि प्रतिरोध कितने प्रकार से जोड़ सकते हैं प्रतिरोधों को। तो प्रतिरोधों को जोड़ने की 3 प्रमुख विधियां हैं। हम प्रतिरोधों को 3 तरीके से जोड़ते हैं। एक है
श्रेणी क्रम संयोजन, मतलब प्रतिरोधों को आप श्रेणी क्रम में जोड़ सकते हैं। दूसरा है समांतर क्रम संयोजन, मतलब प्रतिरोधों को आप समांतर क्रम में भी जोड़ सकते हैं। और तीसरा है मिश्रित क्रम संयोजन, मतलब कि प्रतिरोधों को मिश्रित क्रम में जोड़ना है। मिश्रित क्रम का मतलब होता है कि उसमें श्रेणी क्रम भी हो और समांतर क्रम भी हो। तो इसीलिए हमने बताया कि 3 वैसे होता है, लेकिन 2 ही प्रमुख हैं, श्रेणी क्रम समायोजन और समांतर क्रम समायोजन। अगर ये दोनों आपको समझ में आ जाता है, श्रेणी क्रम समायोजन और समांतर क्रम संयोजन, समायोजन या संयोजन दोनों एक ही चीज़ है, तो श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन अगर आपको समझ में आ जाता है अच्छे से, तो आप मिश्रित क्रम संयोजन को भी आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि इन्हीं दोनों का मिला के इसमें जोड़ा जाता है। तो हम इन तीनों टॉपिक को एक एक करके पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले श्रेणी क्रम संयोजन। चलिए तो हम बात कर लेते हैं प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन की। तो हमारा टॉपिक है प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। तो प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन को हम करते कैसे हैं, मतलब आपको कुछ प्रतिरोध अगर दे दिए जाए और कहा जाए कि आप श्रेणी क्रम में उसको जोड़िए, श्रेणी क्रम में उसको संयोजित कीजिए, तो आप कैसे करेंगे। तो हम आपको तरीका बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये रूल है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास कुछ प्रतिरोध हैं। चलिए हम यहाँ पर एक प्रतिरोध ले लेते हैं, एक और प्रतिरोध हमने ले लिया, हम एक और प्रतिरोध ले लेते हैं, हम 3 प्रतिरोध ले लेते हैं। जो पहले प्रतिरोध का नाम है वो है AB, दूसरे का नाम CD, तीसरे का नाम EF। जो हमारे पास प्रतिरोध है उसमें जो पहला प्रतिरोध है वो है AB, मतलब कि जो प्रतिरोध AB है उसमें पहला सिरा A है, दूसरा सिरा B है। जो प्रतिरोध CD है उसमें पहला सिरा C है, दूसरा सिरा D है। और जो तीसरा प्रतिरोध EF है उसमें पहला सिरा E है और दूसरा सिरा EF है। तो हमारे पास 3 प्रतिरोध हैं और इन तीनों प्रतिरोधों को हमको श्रेणी क्रम में जोड़ देना है। तो श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए बहुत ही अच्छा टेक्निक है, सबसे आसान टेक्निक है कि हम करते क्या है कि श्रेणी क्रम में, ध्यान दीजिएगा, हम इसको मतलब बहुत ज़्यादा लिखेंगे नहीं, हम बोल के समझा देंगे, आप अच्छे समझ जाएंगे। और जब आप समझ लेंगे तो आप उसको आप अपने लैंग्वेज में अच्छी तरह से लिख भी सकते हैं। तो आप ध्यान से समझिएगा कि जोड़ना कैसे है कि श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ने के लिए पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, ध्यान दीजिएगा, पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, ये पहला प्रतिरोध है, इसका दूसरा सिरा है, तो पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ देते हैं और दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे को, ध्यान दीजिएगा, दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे को तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ देते हैं। और इस प्रकार अगर आगे भी अन्य प्रतिरोध है तो इस प्रकार अन्य प्रतिरोधों को आगे भी जोड़ते चले जाते हैं। तो अगर इसको हम एक बहुत अच्छे चित्र में अगर इसको कन्वर्ट करें तो देखिए ये आपका पहला है, ठीक, AB। तो हमने कहा कि पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को कहाँ जोड़ेंगे, ले आके दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, मतलब कि ये आके यहाँ जुड़ेगा, इस तरह से कुछ ऐसा जुड़ेगा आके। अब देखिए यहाँ पर पहला वाला A है, अब ये आके यहाँ जुड़ गया, चूंकि BC इसको आप हम बोल सकते हैं, लिखने के लिए BC लिख दे रहे हैं, ठीक। अब देखिए दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, मतलब ये आके यहाँ जुड़ेगा, तो हम आपको यहाँ इसको दे दे रहे हैं, ये जो है वो है आपका DE और लास्ट में F हो गया। देखिए कितनी आसानी से हमने जोड़ लिया कि पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, माने B आ गया C के साथ जुड़ गया, और दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, मतलब D आ गया E के साथ, DE जुड़ गया। और इस प्रकार भी अगर आगे भी प्रतिरोध हैं तो हम उनको आगे भी जोड़ते चले जाएंगे। अगर चौथा प्रतिरोध है तो चौथे प्रतिरोध का जो पहला सिरा होगा, मतलब कि जो तीसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा होगा, वो यहाँ पर अगर कोई चौथा भी प्रतिरोध आता है
तो यहाँ पर ये जुड़ जाएगा और इस तरह से लंबी एक श्रृंखला बनेगी। जैसे एक उदाहरण के लिए हम समझा दें कि ये मान लीजिए हमारे पास 3 चौक हैं या एक प्रतिरोध, ये आके दूसरा इसमें जुड़ा, तीसरा आके इसमें जुड़ गया। तो ये जो क्रम है ये आपका कौन सा क्रम है? ये श्रेणी क्रम है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि हम प्रतिरोधों को कैसे जोड़ते हैं। तो श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ने के लिए देखिए लिखेंगे कैसे। हम लोग लिखेंगे कि श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ने के लिए, श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ने के लिए पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे को तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, तीसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे को चौथे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ते हैं और इसी प्रकार अन्य प्रतिरोधों को भी आगे हम जोड़ते चले जाते हैं। तो हम इसका नाम थोड़ा सा ये हम BC इसलिए लिखे हैं क्योंकि आपको पता चले कि इसका जो B वाला पॉइंट है वो इसके C वाले से जुड़ा है। तो हम इसको एक अब अच्छे से बना लें। तो ध्यान दीजिए कि 3 प्रतिरोध हम ले रहे हैं। देखिए हम लोगों ने 3 प्रतिरोध लिया। ये पहला प्रतिरोध है, यह दूसरा प्रतिरोध, यह तीसरा प्रतिरोध। इसमें हुआ क्या है कि पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा है और दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा है। तो हम इस प्रकार कह सकते हैं कि श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ते समय पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से और दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे को तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ते हैं और इस प्रकार अन्य प्रतिरोधों को भी आगे जोड़ते चले जाते हैं। तो यह जो संयोजन होता है, इस प्रकार जो प्रतिरोध जोड़ने का तरीका होता है, वही आपका क्या है? प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। इस चीज को हम लिख नहीं रहे हैं, अब हम बता रहे हैं। आप इसको एक बार पुनः समझ लीजिए कि श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों के संयोजन में पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से और दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ा जाता है और इस प्रकार यह संयोजन आगे तक चला जाता है। फिर क्या होता है कि अंत में पहले प्रतिरोध का पहला सिरा और अंतिम वाले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, इसको हम ले आकर एक बैटरी से जोड़ देते हैं और उस बैटरी को एक स्विच के माध्यम से जोड़ दिया जाता है। तो ये हमारा हो गया कौन सा क्रम? ये हो गया श्रेणी क्रम। तो उम्मीद है कि हमने जो बोला है वो आपको समझ में आ गया होगा और वो याद करने वाला चीज़ है नहीं। आप एक बार समझ लेंगे चित्र को तो आप अपने आप ही इसको अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं और बोर्ड परीक्षा में वही बच्चे अच्छा अंक पाते हैं जो अपने लैंग्वेज में काफ़ी सरल तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं। तो आप उस चीज़ को समझ जाइए। लिखना आपको अपने लैंग्वेज में है, आपको जैसे आसान से आसान शब्दों में लिखना है। मैटर आपका यही रहेगा, लेकिन आप लिखेंगे तो आसान शब्दों में लिखेंगे। तो एक स्विच हो गया, यहाँ पर मान लेते हैं 20 वोल्ट की बैटरी और ये आपका हो गया एक स्विच हो गया के। तो यहाँ पर हम देखिए करेंगे क्या कि हम मानेंगे कि हमारे पास, अब देखिए इसको लिखेंगे कैसे। ये तो हमने चित्र बना दिया, अब इसको हम लिखेंगे कैसे? तो लिखने का सबसे आसान तरीका है। तो लिखने के लिए देखिए क्या लिखेंगे कि माना 3 प्रतिरोध, माना 3 प्रतिरोध या 3 प्रतिरोधक जिनके प्रतिरोध R1, R2 और R3 हैं। देखिए ये जो हम लिए हैं इसका प्रतिरोध, क्योंकि प्रतिरोध जो प्रतिरोधक है उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा। 1 ओम, 2 ओम, आधा ओम, 3 ओम, कुछ ना कुछ होगा। तो मान लेते हैं कि इसका प्रतिरोध R1 है, दूसरे का प्रतिरोध R2 है और तीसरे का प्रतिरोध R3 है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, देखिए हम चित्र को ही लिखेंगे, जो चित्र बना है उसी चित्र को लिखेंगे कि माना R1, R2 तथा R3 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में एक V वोल्ट की बैटरी से और K कुंजी से जुड़े हैं। तो यहाँ पर लिखा जाएगा कि माना
R1 माना 3 प्रतिरोधक, या इसको हम चालक कह सकते हैं, तीन प्रतिरोधक जिनके प्रतिरोध R1 R2 तथा R3 हैं, एक दूसरे से श्रेणी क्रम में V वोल्ट की बैटरी या सेल कह सकते हैं, V वोल्ट की बैटरी से जुड़े हैं। देखिए, जब हम बैटरी हमें लिख दिया तो यहाँ पर हम थोड़ा सा बदलाव कर ले रहे हैं। चलिए, ये हो गया V वोल्ट की बैटरी, क्योंकि जब तक एक रहेगा तो उस सेल में गिना जाता है और यहाँ पर 2 लग गया तो ये बैटरी में गिना जाएगा। तो हमने लिखा कि माना 3 प्रतिरोधक जिनके प्रतिरोध R1 R2 तथा R3 हैं, एक दूसरे से श्रेणी क्रम में V वोल्ट की बैटरी से जुड़े हैं। ये हमने इस चित्र के बारे में लिख दिया, जुड़े हैं। ठीक, अब यहाँ पर इस स्विच को ऑन किया जाता है। स्विच को जब हमने ऑन किया, जब स्विच को ऑन करेंगे तो इसमें धारा का प्रवाह होगा, और आप जानते हैं कि धारा का जो प्रवाह होता है वो प्लस से माइनस की तरफ होता है, और इसमें धारा बहेगा। देखिए, इसमें धारा बहेगा। ठीक, तो जैसे ही हमने स्विच को ऑन किया, इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होना चालू हो गया। अब इस संयोजन की सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि जब भी श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जुड़े होते हैं और उसमें आप विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, किसी बैटरी के थ्रू विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो प्रत्येक प्रतिरोध में, ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान एक समान होता है। देखिए, प्रतिरोध चाहे जो भी हो, R1 R2 R3 अलग अलग है। मान लीजिए कि यह 1 ओम है, यह 2 ओम है, यह 3 ओम है, जो भी हो, लेकिन जब आप प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं और श्रेणी क्रम में जोड़कर उसमें बैटरी के द्वारा जब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो उनमें जो प्रवाहित विद्युत धारा का मान है वो बराबर हो जाता है। मतलब कि एक समान रूप से धारा बहती है। जैसे मान लीजिए कि आपका जो बैटरी है वो 15 एम्पियर का धारा दे रहा है। मान लीजिए कि बैटरी है जो आपका 15 एम्पियर का धारा दे रहा है। अब आपका बैटरी जब 15 एम्पियर का धारा दे रहा है तो प्रतिरोध कितने हैं? तो 3 प्रतिरोध हैं, और बैटरी आपका 15 एम्पियर का धारा दे रहा है, तो ये जो 15 एम्पियर धारा है ये तीनों प्रतिरोधों पर बराबर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। मतलब कि एक प्रतिरोध पर 5 एम्पियर, 5 एम्पियर और 5 एम्पियर तीनों पर बराबर रूप से बढ़ जाता है। अगर मान लीजिए कि आपका बैटरी 12 एम्पियर धारा दे रहा होता, 12 एम्पियर, तो 12 एम्पियर धारा 4 एम्पियर, 4 एम्पियर, 4 एम्पियर सब पर बराबर एक समान रूप से धारा का प्रवाह होता है। ये अलग बात है कि वोल्टेज यहाँ का अलग अलग होता है, तो वोल्टेज भले अलग अलग हो लेकिन धारा का जो प्रवाह होता है वो एक समान होता है। मतलब कुल मिलाकर सीधे सीधे कहें कि श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध में जो धारा का मान होता है वो समान होता है। मतलब कि अगर बैटरी आपका I धारा दे रहा है तो यहाँ भी धारा I होगा, यहाँ भी धारा I होगा, यहाँ भी धारा क्या होगा? I होगा। जितना भी आपका ये बैटरी धारा देगा वो धारा एक समान रूप से उसमें बहेगा। धारा जो है बराबर रूप से बंट जाता है, तो इसमें कोई विशेष दिक्कत नहीं है। जितना भी धारा आपका होगा वो एक समान रूप से बराबर रूप से बढ़ जाता है। तो सीधे सीधे हम कहें कि श्रेणी क्रम संयोजन में जो प्रतिरोध जुड़े होते हैं उन प्रतिरोधों में विद्युत धारा के प्रवाह के दौरान धारा का मान एक समान रहता है। तो अगर यहाँ मान लीजिए कि I धारा बह रहा है तो यहाँ भी धारा का मान I होगा, यहाँ भी धारा का मान क्या होगा? I होगा। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं कि चूंकि श्रेणी क्रम संयोजन में
प्रतिरोधों में प्रवाहित धारा का मान समान होता है। ठीक, अब मान लेते हैं कि इसलिए माना प्रतिरोधों में प्रवाहित धारा आई है। हमने बताया कि इसमें जो धारा का मान होता है वो एक समान होता है, जितना भी धारा बहेगा सभी प्रतिरोधों में बराबर बराबर धारा बहता है, तो धारा का मान यहाँ पर क्या होता है, एक समान होता है। ठीक, हाँ, अब एक चीज और है कि ये जो वोल्टेज है वो वोल्टेज इसके प्रतिरोध के अनुसार क्या होता है, अलग अलग बढ़ जाता है। मतलब कि ये वोल्टेज अब कितने जगह बटेगा, 3 जगह। अब जरूरी नहीं है कि 3 जगह जो वोल्टेज बटेगा वो तीनों बराबर होगा, कम या ज़्यादा हो सकता है अपने प्रतिरोध के अनुसार। जहाँ पर प्रतिरोध अधिक होगा तहाँ पर वोल्टेज कम हो जाएगा, जहाँ पर वोल्टेज अधिक होगा तहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रतिरोध कम हो जाएगा। तो हम मान लेते हैं कि इन प्रतिरोधों पर जो अलग अलग वोल्टेज है वो है V1, V2 और V3। लेकिन हमको यह भी ध्यान देना है कि ये जो वोल्टेज V1, V2, V3 है ये आखिर कहाँ से प्राप्त हो रहा है, V वोल्ट के बैटरी से। मतलब V वोल्टेज कितने जगह बट रहा है, 3 जगह, V1, V2 और V3। अब ये जरूरी नहीं है कि ये तीनों बराबर होंगे या नहीं होंगे, हाँ, लेकिन धारा का मान तीनों प्रतिरोधों में बराबर होगा। अगर आप 4 प्रतिरोध भी यहाँ पर जोड़ देते हैं, 4 प्रतिरोध भी अगर आप यहाँ पर जोड़ देते हैं तो चारों प्रतिरोधों में धारा का मान क्या होता है, एक समान होता है, वोल्टेज हमारा अलग अलग होता है। यही सबसे बड़ी यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ है कि श्रेणी क्रम में प्रतिरोध में धारा का मान बराबर होता है लेकिन वोल्टेज का मान क्या होता है, अलग अलग होता है। यही जब हम समांतर क्रम पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे उल्टा, धारा का मान प्रतिरोध में अलग अलग होगा लेकिन वोल्टेज का मान क्या होगा, बराबर होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। तो हम बता दें कि ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि जब श्रेणी क्रम संयोजन हो तो उसमें प्रतिरोधों में धारा का मान समान होता है, वोल्टेज का मान अलग अलग होता है। और समांतर क्रम हम जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम बताएंगे कि धारा का मान अलग अलग होता है प्रतिरोधों में और वोल्टेज क्या होता है, बराबर बराबर होता है। तो ये थोड़ा सा बेसिक अंतर है और यही चीज़ आपको समझना भी है। अब हम मान लेते हैं कि माना तीनों प्रतिरोधों में विभव क्रमशः V1, V2 तथा V3 है। V1, V2 तथा V3 है। अब एक बार पुनः इसको समझ लीजिए कि 3 प्रतिरोध हैं जिनके प्रतिरोध 3 प्रतिरोधक हैं जिनके प्रतिरोध R1, R2 और R3 हैं, एक दूसरे से श्रेणी क्रम में जुड़े हैं V वोल्ट की बैटरी से। और इन चूँकि आप जानते हैं कि श्रेणी क्रम में जो धारा का प्रवाह होता है वो सभी प्रतिरोधों में एक समान होता है। तो धारा यहाँ पर I और I एक समान रूप से धारा बह रहा है। इनका वोल्टेज अलग अलग होता है, V1, V2 और V3 अलग अलग है। तो हमने यहाँ पर लिखा है कि माना 3 प्रतिरोधक जिनके प्रतिरोध R1, R2 तथा R3 हैं एक दूसरे से श्रेणी क्रम में V वोल्ट की बैटरी से जुड़े हैं। चूंकि श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोधों में प्रवाहित धारा का मान समान होता है, इसलिए हमने माना कि प्रतिरोधों में प्रवाहित धारा क्या है, I है। और पुनः हमने माना कि तीनों प्रतिरोधों में विभव जो है क्रमशः V1, V2 और V3 है। तो अब हम यहाँ पर ओम का नियम लगाएंगे। अतः ओम के नियमानुसार अगर हम ओम का नियम लगा दें तो ओम का नियम हम पहले वाले में लगाते हैं। ओम का नियम हम पहले वाले में लगाते हैं तो ओम का नियम होता है V = IR। ओम का क्या नियम है, V = IR। तो अगर हम पहले प्रतिरोध पर देखें अथवा ओम के नियमानुसार V = IR होता है। तो यहाँ पर पहले प्रतिरोध के लिए देखा जाए तो यहाँ पर हम इस तरह से ना लिखें। अतः ओम के नियमानुसार
तीनों प्रतिरोधों में, तीनों प्रतिरोधों में, चूंकि आप जानते हैं कि ओम का नियम होता है V = IR, ये सब लोग जानते हैं ओम का नियम होता है V = IR। लेकिन अगर हम पहले प्रतिरोध की बात करें तो पहले प्रतिरोध का वोल्टेज है V1 और प्रतिरोध है R1, धारा तो I है, तो पहले प्रतिरोध के लिए हो गया V1 = IR1 और ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ये अगर हम दूसरे प्रतिरोध की बात करें तो V2 = IR2, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। और अगर तीसरे की बात करें तो V3 = IR3, इक्वेशन 3 हो गया। तो अब ध्यान से समझिएगा, आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहीं पर मेन चीज समझना है कि तीनों प्रतिरोधों के लिए वोल्टेज क्या है, अलग अलग है। तो तीनों प्रतिरोधों के लिए 3 इक्वेशन बनेगा। V1 = IR1, इसके लिए बनेगा V2 = IR2, इसके लिए बनेगा V3 = IR3। क्योंकि आप जानते हैं ओम का जो नियम होता है वो होता है V = IR। तो अगर पहला प्रतिरोध है तो V1 और यहाँ पर R1, तो हो गया V1 = IR1। अगर दूसरा प्रतिरोध है तो उसके लिए देखिए V2 है तो V2 = IR2, तीसरा है तो V3 = IR3। तो सिंपल है। चलिए इतना का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम इसको मिटाएं क्योंकि हमको मिटाना पड़ेगा। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके, मिटा दें इसको। चलिए ये तो 3 इक्वेशन हो गया। अब चूंकि हम ये देख रहे हैं कि जो V वोल्ट है वो कितने जगह बढ़ जा रहा है, 3 जगह बढ़ जा रहा है। तो चूंकि प्रतिरोधों पर विभव V1, V2 तथा V3 है, चूंकि प्रतिरोधों का कुल विभव, चूंकि प्रतिरोधों का कुल विभव भी है। ध्यान दीजिए कि प्रतिरोधों का कुल विभव कितना है, V है, और ये भी कितनी जगह बढ़ रहा है, 3 जगह बढ़ रहा है। तो इट इंप्लाइज दैट हम लिख सकते हैं कि V = V1 + V2 + V3। ध्यान दीजिएगा कि यही V वोल्ट जो है 3 जगह बढ़ जा रहा है, V1, V2 और V3 में। तो यहाँ पर V = हो जाएगा V1 + V2 + V3। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से इक्वेशन 1, 2 और 3 से V1, V2, V3 का मान लेकर रखेंगे। ध्यान दीजिएगा कि जो V वोल्टेज है वो पूरे तीनों प्रतिरोधों का कुल विभव है। ध्यान दीजिएगा जो V है वो तीनों प्रतिरोधों का कुल विभव है। तो ये V = देखिए हो गया IR1 + IR2 + IR3। ये कहाँ से हुआ, ये हुआ समीकरण 1, 2 तथा 3 से। समीकरण 1, 2 तथा 3 से हमने क्या किया, V1, V2 और V3 का मान लेकर रख दिया। तो ये मिला V = IR1, IR2 + IR3। ध्यान दीजिएगा कि जो I है वो तीनों प्रतिरोध में प्रवाहित धारा है और जो V है वो तीनों प्रतिरोधों का कुल विभव है। तो अगर हम I को कॉमन कर दें, V = I, तो R1 + R2 + R3 और I को भेज दें नीचे, तो हो जाएगा V/I = R1 + R2 + R3। इसको मिटा देते हैं। चलिए इसको मिटा दिया हमने। अब यहाँ पर देखिए, अब देखिए V क्या है। तो V हमने बताया कि ये तीनों प्रतिरोधों का कुल विभव है, तीनों प्रतिरोधों का कुल विभव। चूंकि V तीनों
प्रतिरोधों का कुल विभव तथा I तीनों की धारा है। क्योंकि हमने क्या देखा कि जो V है वो कुल विभव V है और कुल धारा कितना है, I है। यदि तीनों प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध R हो तो, अगर तुल्य प्रतिरोध R हो तो हम लोग जानते हैं तो ओम के नियम से क्या जानते हैं, V = IR। ध्यान दीजिएगा, V कुल वोल्टेज, I कुल धारा, तो R क्या है, कुल प्रतिरोध। तो तीनों के बदले में कुल प्रतिरोध कितना है, R है, और उसी को हम बोलते हैं तुल्य प्रतिरोध। मैंने तीनों के बराबर का ये प्रतिरोध R है, मतलब तीनों का कुल प्रतिरोध कितना है, तो R है। तो यहां से आप लिख सकते हैं V/I = R, और V/I = R कहाँ रखेंगे, हम यहाँ ले आकर रखेंगे। तो हम कह सकते हैं कि आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए कि मिटाया जाए। प्रतिरोधों का कुल विभव V है, तो हमने जाना कि यहाँ पर V = क्या हो जाएगा, तीनों के बराबर हो जाएगा, V1 + V2 + V3, और यहाँ पर मान रख दिया। इसको मिटा रहे हैं, अब स्क्रीनशॉट ले लिए हैं। तो देखिए जब हम मान रखेंगे तो V/I कितना हो जाएगा, ये वास्तव में R है, तो R = आ गया R1 + R2 + R3, जो कि अपने आप में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिलेशन है। मतलब कि इन तीनों प्रतिरोधों का जो कुल प्रतिरोध होगा वो इन तीनों प्रतिरोधों के अलग अलग प्रतिरोधों के योगफल के बराबर होगा। तो बहुत ही सिंपल है कि जो इनका कुल प्रतिरोध R है वो किसके बराबर है, तो R1 + R2 + R3, मतलब कह सकते हैं कि श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध, मतलब कुल प्रतिरोध उनके अलग अलग प्रतिरोधों के योगफल के क्या होता है, बराबर होता है। मतलब अगर कहें कि यह प्रतिरोध मान लीजिए कि 2 ओम का है, यह 3 ओम का है, यह 3 ओम का है, और यह 5 ओम का है, तो यह R1 का काम करेगा, यह R2 का काम करेगा, यह R3 का काम करेगा, और कुल मिला के देखिए R1 + R2 + R3 मतलब कि 2 + 3 5 और 5 5 10, मतलब कुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा, 10 हो गया। तो यहाँ पर एक चीज अब निकल के आ रहा है कि जो प्रतिरोधों का संयोजन है, तो हम जब श्रेणी क्रम में प्रतिरोध को जोड़ रहे हैं तो इसका प्रतिरोध क्या हो रहा है, घट रहा है कि बढ़ रहा है। देखकर आप समझ सकते हैं कि अभी 2 था, 3 था और 5 था, तो कुल मिलाकर कितना हो गया, 10 हो गया है। आप देख भी रहे हैं कि कुल जो प्रतिरोध है, कुल प्रतिरोध वो अलग अलग प्रतिरोधों के योगफल के बराबर है। तो यहाँ पर क्लियर हो गया कि जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो बढ़ के मिलेगा, अधिक मिलेगा। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध उनके अलग अलग प्रतिरोधों के योगफल के बराबर होता है। यदि इसमें 4 5 6 7 8 अन्य प्रतिरोध भी होते तो हम वहाँ पर R = R1 + R2 + R3 + R4 + R5 Rn तक लेके चले जाते। और हम अब यहाँ से कहेंगे कि एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा रहे हैं। मान लीजिए एक एग्जाम्पल हम बता दें कि मान लीजिए कि R1 आपका 3 ओम, R2 आपका 6 ओम और R3 आपका 2 ओम। तो देखिए जो R होगा, इनका तुल्य प्रतिरोध किस क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो श्रेणी क्रम में जो तुल्य प्रतिरोध होगा देखिए वो होगा R1 + R2 + R3, मतलब कि 3 + 6 + 2, तो 3 6 9 और 9 2 11 ओम आया। मतलब कि तीनों प्रतिरोधों को जोड़ देंगे तो कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 11 ओम। मतलब यह होगा कि यदि किसी चालक तार में आप 3 प्रतिरोध 3 ओम, 6 ओम, 2 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं तो उसका प्रतिरोध
बढ़ के 11 ओम हो जाएगा, मतलब कि चालक तार का प्रतिरोध बढ़ जाएगा, तो वहाँ पर धारा का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्योंकि वोल्टेज तो आप लगातार बदल नहीं सकते हैं, घर में जो पावर सप्लाई आता है वो कंटिन्यू एक समान वोल्टेज पर आता है, तो वोल्टेज तो आप लगातार बदल नहीं सकते हैं, लेकिन प्रतिरोध को कम या ज़्यादा करके धारा का मान जरूर बदला जा सकता है। और एक चीज़ यहाँ पर निकल कर आता है कि जो प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन में जो प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध होता है वह उसमें सबसे बड़े प्रतिरोध से भी बड़ा होता है। मतलब देखिए इन तीनों प्रतिरोधों को जोड़े हैं तो एक 2 ओम का है, एक 6 ओम का है, एक 3 ओम का है, तो सबसे बड़ा कितना ओम है, 6 ओम है। तो हमारा जो तुल्य प्रतिरोध आ रहा है वो सबसे बड़े वाले से भी क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है। तो कुल मिला के आप सीधे सीधे समझ जाइए कि यदि आपको वैद्युत परिपथ में प्रतिरोध का मान बढ़ाना है तो बढ़ाने के लिए हम प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। तो यहाँ से बहुत ही क्लियर हम लोग एक रिजल्ट पर पहुँच चुके हैं कि जब भी आपको प्रतिरोधों का मान बढ़ाने की आवश्यकता हो तो बढ़ाने के लिए हम उसको किस क्रम में जोड़ते हैं, तो उसको हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। और यहाँ पर स्पष्ट है, आ भी रहा है कि जो देखिए तुल्य प्रतिरोध जो है सबसे बड़े वाले से भी बड़ा आ रहा है। तो आप यहाँ से सीधे से समझ जाइए कि यदि आपको अपने वैद्युत परिपथ में या जो भी उपकरण है उसमें विद्युत धारा का मान प्रतिरोध का मान बढ़ाना है तो आप प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, और जैसे प्रतिरोध का मान बढ़ेगा तो धारा का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो ये रहा हमारा प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। देखिए 3 तक हमने लिया है, 4, 5, 6 अगर आगे भी आता है तो आप R1 + R2 + R3 + R4 + R5 डॉट आगे तक भी ले सकते हैं। तो आप लोगों ने यहाँ पर समझ लिया कि यदि प्रतिरोध का मान बढ़ाना है तो उसको हम किस क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिए, वीडियो आप देखिए तो अपनी राय जरूर दीजिए कमेंट बॉक्स में, अच्छा लगा, खराब लगा, कैसा लगा, आप अपनी राय जरूर दीजिए। तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दीजिए और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।